हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम 8th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 का ये थर्ड पार्ट जो है स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम इज़ लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले मैं इसके ऑलरेडी पार्ट्स जो हैं अपलोड कर चुकी हूँ, जो लैंड, सॉइल, वाटर से रिलेटेड है। इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, वो स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। और इससे पहले मैं फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इससे पहले मैंने बताया कि आप लैंड को किस तरीके से कंजर्व कर सकते हो, उसको ठीक है, लैंड को कैसे कंजर्व कर सकते हो, उसको ख़राब कैसे बचा सकते हो। वैसे ही सॉइल इरोजन को कैसे रोक सकते हो, सॉइल को कैसे कंजर्व करके रख सकते हो, वाटर को किस तरीके से पॉल्यूट होने से रोक सकते हो। तो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी पार्ट्स में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सम स्कूल चिल्ड्रन वेर विजिटिंग एन एग्जीबिशन ऑन द हैंडीक्राफ्ट्स। अब कुछ स्कूल के बच्चे जो हैं वो एक एग्जीबिशन में गए हैं, जिसमें क्या चीज़ें शो कर रही हैं, हैंडीक्राफ्ट जो चीज़ें होती हैं वो शो की जा रही हैं। द आर्टिकल्स द एग्जीबिशन वे कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इस एग्जीबिशंस में डिफरेंट कंट्री के जो आर्टिकल्स हैं, या फिर जो भी कंट्रीज़ के डिफरेंट कंट्रीज़ के जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, हैंडीक्राफ्ट चीज़ें हैं, वो शो की जा रही हैं। मोना पिक्ड अप अ बैग एंड एक्सक्लेम्ड। अब उस मोना नाम की एक बच्ची है, बच्चे गए ना, स्कूल चिल्ड्रंस हैं जो गए हैं एग्जीबिशन को देखने, हैंडीक्राफ्ट चीज़ों को देखने। तो उस एग्जीबिशन में एक मोना नाम की लड़की है, उसने एक बैग को देखा है, ठीक है, उसको देख रही है और उसको देख के वो बहुत खुश है, और वो देख के ये देख रही है कितनी सुंदर चीज़ बनाई गई है, ठीक है। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल हैंड बैग। उसने कहा कि बहुत सुंदर हैंड बैग है ये। येस, इट इज़ मेड फ्रॉम जूट। जो कि किससे बनाया गया है? जूट से बनाया गया है। द टीचर सेड, उसकी टीचर बताती है, उसको इन्फॉर्मेशन देती है। डू यू सी दोज बास्केट। फिर किसी ने कहा कि क्या आपने ये बास्केट देखी है, लैम्प शेड्स एंड चेयर्स देखी है, ये जो बनी हुई रखी हुई हैं। दोज आर मेड अप ऑफ केन्स एंड बैम्बूज। जो कि किससे बनी हुई हैं? केन्स एंड बैम्बूज से बनी गई हैं। इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन ऑफ इंडिया बैम्बू ग्रोज इन द प्लेंटी। अब ये बैम्बूज कहाँ पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैम्बूज कहाँ पाए जाते हैं। बैम्बूज पाए जाते हैं ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, वहाँ पर उस रीजन में जो है ये चीज़ें पाई जाती हैं। क्लियर है? जैसी वॉज एक्साइटेड टू सी अ सिल्क स्कार्फ। अब उसने क्या देखा है, जैसी नाम की जो बच्ची है उसने क्या देखा है? एक सिल्क का स्कार्फ देखा है। उसने क्या देखा है उसमें? सी दिस ब्यूटिफुल स्कार्फ। द टीचर एक्सप्लेन द सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स। अब टीचर ने क्या एक्सप्लेन किया है? जो सिल्क जो मिलता है हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। दैट ब्रेड और मलबरी ट्रीज, जो कि कहाँ से पाया जाता है? मलबरी ट्रीज से पाए जाते हैं। The children understood that plants provide us with many different products that we use in our day-to-day life. अब आपने क्या जाना इस चीज़ के बारे में कि जो ये प्लांट्स हैं, ठीक है, जो ये प्लांट्स हैं हमें वैसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें प्रोवाइड करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ के, हमारी लाइफ को ईजी बनाने के लिए। अब आगे पढ़ते हैं। Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere. अब क्या है? नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ जो एग्जिस्टेंस है ओनली कुछ एक लिमिटेड स्पेस में ही आपको पाया जाता है, ठीक है, जहाँ पर लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर ये तीनों चीज़ें होती हैं वहाँ पर, और ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? बायोस्फेयर। तो मतलब जहाँ पर ये तीनों चीज़ें हों वहाँ पर ये चीज़ें जो हैं, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है। इन बायोस्फेयर लिविंग बीइंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। अब क्या होता है बायोस्फेयर में?
जो जितने भी लिविंग बींग्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर द सर्वाइवल। जीने के लिए एक दूसरे पे ये डिपेंडेंट होते हैं। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज़ नोन एज इकोसिस्टम, और इसी को कहा जाता है इकोसिस्टम। अब आप लोगों को पता है लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या होते हैं? ये होते हैं, तीनों का मिला के बनता है बायोस्फेयर। और बायोस्फेयर में जो लिविंग बींग्स होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, और ये सिस्टम क्या बनाता है? ये बनाता है इकोसिस्टम। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। अगर आप देखो तो जो वेजिटेशन है और ये वाइल्ड लाइफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं आपकी लाइफ के लिए। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर, शेल्टर टू एनिमल्स। अब जो प्लांट्स हैं वो हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, ठीक, जैसे कि एनिमल्स को रहने के लिए शेल्टर देते हैं, टिम्बर देते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ब्रीथ करने के लिए, सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमें कौन देता है? प्लांट्स देते हैं। प्लांट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ के लिए, एनिमल लाइफ के लिए, हर किसी चीज़ के लिए प्लांट्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारी डे टू डे लाइफ को इजी बनाने के लिए प्लांट्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए, सो एसेंशियल फॉर क्रॉप्स, ठीक है। सॉइल जो है वो किस लिए इम्पॉर्टेंट होती है? वो सॉइल जो है वो क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। एंड एक्ट एज शेल्टर बेल्ट, हेल्पिंग इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। जो प्लांट्स होते हैं अंडरग्राउंड वाटर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, स्टोर करने में हेल्प करते हैं। गिव अस फ्रूट, नट्स, लेटेक्स, tarpon oil, gum, medicinal plants, and also the paper is also essential for your studies। तो यहाँ तक कि जो पेपर भी है ना वो भी हमें प्लांट से मिलता है, जो कि आज की डेट में बहुत असेंशियल रिसोर्स है फॉर आवर स्टडी। आज की डेट में आप सोच सकते हो कि पेपर के बिना भी कोई लाइफ हो सकती है? नो। तो पेपर भी हमें प्लांट से ही मिलता है। तो आप सोचो कि प्लांट्स जो हैं कितने इम्पॉर्टेंट हैं हमारी लाइफ के लिए। देर आर इनन्यूमरेबल यूजेस ऑफ प्लांट्स एंड यू कैन ऐड सम मोर, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने कहा बहुत सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं। इमेंस, मतलब कि हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं जो हैं हमें प्लांट से मिलती हैं। हम जो आज की डेट में जितना भी लकड़ी का फर्नीचर यूज़ करते हैं वो हमें प्लांट से मिलता है। लकड़ी कहाँ से मिलती है? वुड कहाँ से मिलती है? हमें प्लांट से मिलती है, ठीक है। मेडिसिनल हर्ब्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स। अब एनिमल्स का क्या यूज़ है हमारी लाइफ में? बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। अब जो जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड, इंसेक्ट्स हैं, ये कितनी इम्पॉर्टेंट है एक्वेटिक लाइफ के लिए। दे प्रोवाइड अस मिल्क। जो एनिमल्स हैं वो हमें मिल्क देते हैं, आप लोगों को पता है, मीट देते हैं, हाइड्स एंड वुल्स, ये सब चीज़ें जो हैं वो हमें एनिमल्स से मिलती हैं। इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी। जो मक्खियाँ होती, मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो हमें क्या देती हैं? हनी देती है। हेल्प इन द पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स से वो उसका रस, उसकी जो रस होता है वो निकालती है, फिर वो अपने उसमें जो भी उनका जो जहाँ पर वो हनी कलेक्ट करती हैं वहाँ पर जाके रखती हैं, स्टोर करती हैं, फिर हमें वहाँ से हनी मिलता है। तो ये जो पॉलिनेशन जो चलता रहता है ना, इसकी हेल्प से हमें हनी मिलता है। और ये कौन करता है? ये बीज करती हैं, ठीक है। हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले द डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम। और जो बीज हैं वो इसमें भी डिकम्पोज़र, मतलब कि जो क्या कहते हैं, डिकम्पोज करने में, इकोसिस्टम में जो डिकम्पोज करने में जो हेल्प करती है वो भी बहुत हेल्प करती हैं। इंसेक्ट्स जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स। जो बर्ड्स होती हैं वो इंसेक्ट्स को फीड करते हैं। एंड एक्ट एज एन डिकम्पोजर एज वेल। और जो ये इंसेक्ट्स होते हैं
वो एक डिकम्पोजर्स का काम करते हैं। जो ये बर्ड्स होती हैं ये एक ऑल्सो डिकम्पोजर्स का काम करती हैं। अब वल्चर्स ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक्स, जो ये वल्चर्स होते हैं ये जितने भी डेड इंसेक्ट्स होते हैं इनको खाते हैं, ठीक है। एंड कंसिडर अ वाइटल क्लीनर ऑफ द एनवायरनमेंट, और ये जो वल्चर्स होते हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल, चाहे वो छोटा हो एनिमल चाहे वो बड़ा हो, ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। हर कोई हमारे इकोसिस्टम को, हमारे एनवायरनमेंट को बैलेंस करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर हो गई सबको बात? चलो अब आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब किस तरीके से नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन प्राइमरीली ऑन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। अब आप लोगों को पता है कि नेचुरल वेजिटेशन होती है, लेकिन ये डिपेंड होती है टेम्परेचर एंड मॉइस्चर पे। द मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। अब ये जितने भी नेचुरल वेजिटेशंस हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं? जो कि फॉरेस्ट में होते हैं, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा, मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस हैं। इन एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल, जहाँ पर हैवी रेनफॉल्स होती है वहाँ पर ह्यूज ट्रीज मे थ्राइव, मतलब कि बहुत सारे ट्रीज होंगे। द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई, और वहाँ पर अच्छा खासा वाटर सप्लाई आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर आपको एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज द साइज ऑफ ट्रीज एंड द डेंसिटी रिड्यूस, मतलब कि वहाँ पर आपको मॉइस्चर दिखेगा, ठीक है, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज द साइज ऑफ ट्रीज एंड डेंसिटी रिड्यूस, मतलब कि ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी जहाँ पर हैवी रेनफॉल होगा। शॉर्ट स्टंट ट्रीज एंड ग्रास ग्रोज इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, जहाँ पर बहुत मॉडरेट मतलब कि ठीक ठीक बारिश हो रही है वहाँ पर आपको शॉर्ट स्टंट ट्रीज देखने को मिलेंगे, ग्रास देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वहाँ पर जहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होती है, ग्रासलैंड्स दिखेंगे आपको। थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रोन इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ पर सबसे लो रेनफॉल होती है, मतलब ना के बराबर ही बारिश होती है, वहाँ पर आपको थॉर्नी बुशेस वगैरह ये सब चीज़ें, कांटेदार चीज़ें, कैक्टस वगैरह जैसी चीज़ें जो हैं, जैसे प्लांट्स जो हैं वहाँ पर देखने को मिलेंगे। इन सच एरियाज plants have deep rooted and leaves with thorny and waxy surface reduce loss of moisture through। अब आपको क्या होगा, जहाँ पर ये थॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस, मतलब कि जहाँ पर ये कैक्टस जैसे प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, इनका क्या काम होता है कि ये मॉइस्चर थ्रू द मतलब कि इनके थ्रू जो है वो एनवायरनमेंट में या थोड़ी बहुत जो मॉइस्चर देखने को मिलता है वो इनके थ्रू ही हमें देखने को मिलता है जहाँ पर लो रेनफॉल होती है। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन कंप्राइज ऑफ मासेस ऑफ लीचन्स, मतलब कि जो टुंड्रा वेजिटेशन है वो कहाँ पर देखने को मिलेगी, जहाँ पर कोल्ड रीजन होगा। क्लियर हो गई सबको बात? टुडे देयर आर many more people in the world than there were 2 centuries back. To feed the growing numbers, large areas of forest have been cleared to grow crops. अब क्या है, आज की डेट में क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि लोग जो हैं जो फीड द ग्रोइंग नंबर्स, लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू ग्रो क्रॉप्स, मतलब कि फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है, ठीक है, ताकि जो क्रॉप्स को ग्रो किया जाए, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है डे टू डे। फॉरेस्ट कवर
ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द वैनिशिंग रैपिडली, मतलब कि जो फॉरेस्ट है वो जितना जल्दी जल्दी हो सकते हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं. देयर इज़ द अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्सेज. जैसे कि हम जानते हैं कि जो फॉरेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन बढ़ती पॉपुलेशन के साथ साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो ये फॉरेस्ट है वो क्लीन किए जा रहे हैं ताकि क्रॉप्स को जितना हो सके ग्रो किया जा सके. लैंड एरियाज़ बढ़ाए जा रहे, प्लेन्स एरिया बढ़ाए जा रहे ताकि पॉपुलेशन जो है वो सेटल हो सके. इसीलिए और जो लोग हैं वो अपनी नीड्स के चलते, ठीक है, अपनी नीड्स के चलते जो फॉरेस्ट को कट आउट किए जा रहे हैं. तो इसीलिए जो फॉरेस्ट है, जो एक वैल्यूएबल रिसोर्स है, वो किस तरीके से काम करता है, क्या करता है, मैं पिछली वीडियोस में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे एनवायरनमेंट के लिए और ह्यूमन लाइफ के भी लिए. आप कैसे कंजर्व कर सकते हो? कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ, ठीक है. प्लांट्स गिव शेल्टर टू एनिमल्स, प्लांट्स जो हैं वो एनिमल्स को शेल्टर देते हैं. एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम. और क्या करते हैं, मिलके क्या करते हैं, ये इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं. चेंज द क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट. अगर हम कहें कि क्लाइमेट चेंज होने का कारण, ठीक है, ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है सबसे ज़्यादा कह सकते हो क्लाइमेट चेंज होने का सबसे बड़ा कारण है कि ह्यूमन जो है अपनी नीड्स के चलते जो ट्रीज़ को, प्लांट्स को, एनिमल्स को ख़त्म करते हुए जा रहे हैं. तो ये हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको डैमेज तो बचा रहे हैं. तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है. For animals and plants, many species have become vulnerable or endangered, and some are on the verge of extinction. मतलब कि बहुत सारी ऐसे स्पीसीज़ हैं जो डेंजर में हैं, कुछ तो ऐसी हो चुकी हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं. डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़. अब किसकी वजह से? डिफॉरेस्टेशन की वजह से, सॉइल इरोजन की वजह से, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ की वजह से, इन सब की वजह से फॉरेस्ट को ख़त्म किया जा रहा है. सुनामी की वजह से, लैंडस्लाइड्स एंड सम अदर ऑफ द ह्यूमन नेचुरल फैक्टर्स विच एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द रिसोर्सेज. तो इन सब की वजह से डिफॉरेस्टेशन, लैंडस्लाइड और सॉइल इरोजन हो गया, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ हो गई, इस सब की वजह से जो है हमारा क्लाइमेट, जो है हमारा एनवायरनमेंट जो है, हमारे प्लांट्स, एनिमल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं आज की डेट में, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे एनवायरनमेंट के लिए. वन ऑफ द मेजर कंसर्न ऑफ द पोचिंग विच रिजल्ट इज शार्प डिक्लाइन ऑफ नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज. अब जो ये पोचिंग होता है, शिकार करते हुए शिकार करते हैं लोग, तो वो कुछ ऐसी स्पीसीज़ को मारते जा रहे हैं, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, कुछ ऐसे बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो मर जाते हैं. ठीक. द एनिमल्स आर पोच्ड एंड कलेक्ट एन इनलीगल ट्रेड्स ऑफ हाइड, स्किन्स, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स एज वेल एज फेदर्स. अब जो ये एनिमल्स को मार रहे हैं, किसकी वजह से मार रहे हैं, किस लिए मार रहे हैं? उनकी स्किन के लिए, उनके हॉर्न्स के लिए, मतलब कि उनके सींग के लिए, उनकी हाइड्स में स्किन के लिए, उनके नेल्स के लिए, टीथ के लिए, फेदर्स के लिए. तो ठीक है, इसीलिए इनका इलीगल तरीके से इनका इनलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं लोग, और इनको मार मार के इनकी स्किन, इनका सबको जो है वो बेचते हैं, ख़रीदते हैं. सम ऑफ दीज एनिमल्स आर टाइगर, लायंस, एलिफेंट्स, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसोरस, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक. These can be conserved by increasing awareness. इनको जितना हो सके बचाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत कम अमाउंट में हमारे देश में, हमारे वर्ल्ड में बचे हुए हैं. इनको जितना हो सके बचाने की कोशिश की जा रही है. इनके लिए क्या किया जा रहा है? नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर
रिजर्व्स आर मेड ऑफ टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इन सब चीज़ को बचाने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो आए दिन कोई ना कोई प्लान्स बनाती रहती है, कोई ना कोई चीज़ें करती रहती है ताकि हमारे जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो कंजर्व किए जा सकें। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक, लेक्स एंड वेटलैंड इज़ नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्सेज ऑफ द डिप्लीशन। तो ये जो सब चीज़ें हैं, क्रीक्स हो गए, लेक्स हो गए, वेटलैंड हो गए, ये इम्पॉर्टेंट है हमारे नेचुरल वेजिटेशंस के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि आज की डेट में ख़त्म होते जा रहे हैं। देयर इज़ अ बैलेंस इन द एनवायरनमेंट इफ़ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड। ठीक है, तो हमारे एनवायरनमेंट को बैलेंस्ड बनाने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमें इन स्पीसीज़ की ज़रूरत है। जितना हो सके इन स्पीसीज़ को बचाना चाहिए, कंजर्व करके रखना चाहिए। ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल। और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, इनकी वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता जा रहा है। नेचुरल हैबिटेट ऑफ द मैनी स्पीसीज़ ड्यू टू indiscriminate killings, several birds and animals have either become extinct or are on the verge of extinction। मतलब कि बहुत बर्ड्स को मारा जा रहा है, एनिमल्स को मारा जा रहा है। कुछ तो ऐसी हैं कि ख़त्म ही हो गई है, विलुप्त हो चुकी हैं, बिल्कुल भी नहीं बची हैं। इतने लोग इतना बुरी तरीके से उनको ख़त्म करते हुए जा रहे हैं। तो जो हमारी गवर्नमेंट है, कुछ ऐसे ही अवेयरनेस प्रोग्राम जो हैं वो चलाती जा रही हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी एनकरेज्ड एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। तो ये सब चीज़ें जो अवेयरनेस फैलाते ताकि हमारे जो एनिमल्स, प्लांट्स को बचा के रख सकें। तो ऐसे बहुत सारे वन महोत्सव जो हैं, ऐसी सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं वो की जा रही हैं हमारी कम्युनिटी में। School children should be encouraged to bird watch and visit nature camps। जो स्कूल के बच्चे हैं उनको ऐसी जगहों पे लेके जाना, उनको दिखाना कि हमारे देश में क्या क्या चीज़ें हैं, ऐसे सेंचुरीज़, पार्क्स जहाँ पर ये चीज़ें जो हैं बचा के कंजर्व करके रखी गई हैं, उनको दिखाना। नेचर कैंप्स सो दैट दे अप्रिशिएट द हैबिटेट एंड वेरीड स्पीसीज। और ताकि वो नेचुरल जो भी जितने भी कैंप्स हैं इनको एनकरेज कर सकें, इनको अच्छे से प्रिजर्व करके रख सकें और उनको पता चले कि कितने टाइप की, कितनी वेरीड स्पीसीज़ हमको देखने को मिल सकती हैं। मैनी कंट्रीज़ हैव पासेस लॉ अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। बहुत सारी कंट्रीज़ ने तो बहुत सारे लॉज ऐसे पास किए गए हैं, लॉज ऐसे पास किए हैं जिससे जो हमारे एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं उनको बचाया जा सके, हमारे बर्ड्स को बचाया जा सके। ठीक है। इन इंडिया किलिंग लॉयंस, टाइगर, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पीकॉक्स इज़ इलीगल। हमारे इंडिया में भी शेर को एनिमल्स को मारना इलीगल माना जाता है। आपने ऐसे बहुत सारे केसेस जो हैं सुने होंगे। आए दिन कोई ना कोई केस आजकल चलता रहता है, डॉग्स को लेके, लॉयंस को लेके, एनिमल बहुत डिफरेंट एनिमल्स को लेके, डियर एनिमल जो हैं उनको लेके। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट जो है आए दिन कोई ना कोई स्कीम जो है वो चलाती रहती हैं, प्रोग्राम्स करती रहती हैं ताकि इनको प्रोटेक्ट करके रखा जा सके। एन इंटरनेशनल कन्वेंशन cities has been established that lists several species of animals and birds which we trade and prohibited। मतलब ये इनको बचाने के लिए ताकि इनको कोई मारे ना, ऐसी बहुत सारी प्रोग्राम्स जो हैं, ठीक है, वो चलाए गए हैं। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज द एथिकल ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स। और हर एक इंडिविजुअल सिटीज़न की ड्यूटी है कि वो हमारे स्पीसीज़ को, हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स को बचा के रख सकें। ठीक है। सिटीज़ जो हमने देखो यहाँ पे बात की थी इस चीज़ की, ये क्या होता है, डू यू नो द इसकी फुल फॉर्म होती है, ये लिखी, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, फौना एंड फ्लोरा।
तो जितने भी स्पीसीज जो एंडेंजर्ड में मतलब ख़तरे में हैं उनको बचा के रखना, उनको कंजर्व करके रखना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनके लिए लॉज बनाना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनको बचा के रखना। तो इज़ एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट, ये एक तरीके का गवर्नमेंट का इंटरनेशनल गवर्नमेंट के बीच में, इंटरनेशनली और गवर्नमेंट के बीच में एक अग्रीमेंट है। वो भी हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करती हैं कि किस तरीके के वो स्कीम्स जो हैं, प्रोग्राम जो चला रही हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक, इट एम एंश्योर द इंटरनेशनल ट्रेड स्पेसिमेन of wild animals and plants does not threaten their survivals। इनका एम क्या है, जितने भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उनको थ्रेटन नहीं करना, उनके सर्वाइवल में हमें बाधा नहीं पहुंचानी है, उनको बचा के रखना है, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, तो रफली 5000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड 28,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड प्रोटेक्ट। और इस प्रोग्राम ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोटेक्ट भी की हैं। बियर्स, डॉल्फिन, कैक्टी, कोरल्स एंड ऑर्किड्स एंड अलॉयज आर सम एग्जाम्पल्स। तो इन सबको जो है प्रोटेक्ट करके रखा भी गया है। अब एक बार जो है ये जो एक बार ये देख लेते हैं। डू यू नो वाला बॉक्स देख लो एक बार। वल्चर इज द इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वेयर डाइंग ऑफ किडनी फेलियर शॉर्टली एंड स्कैवेंजिंग लाइवस्टॉक, ट्रीटिंग द डाइक्लोफेनेक अ पेन किलर। क्या होता है, वल्चर जो है वो आज की डेट में अगर देखा जाए किडनी फेलियर की वजह से, जितने भी किडनी फेलियर की वजह से जो मर रहे हैं उनके लिए ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है उनको। और उससे जो बनने वाला पेन किलर है वो डाइक्लोफेनेक जो पेन किलर है वो इससे हेल्प से बनाया जाता है। ठीक है, एफर्ट्स आर ऑन टू बैन द ड्रग द लाइवस्टॉक यूज एंड ब्रीड वल्चर इन द कैपेसिटी। मतलब कि इनको बचा के रखा जा सके, इसीलिए इनको जो ये इस तरीके के जो ड्रग्स हैं ना बनाए जाएं ताकि इनको बचा के रखा जा सके, इसीलिए स्कीम जो है वो चलाई जाती है गवर्नमेंट के थ्रू। नेक्स्ट क्या है, एक और था यहाँ पर, हाँ, नेशनल पार्क अ नेचुरल एरिया डेजिग्नेटेड टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल इंटीग्रेशन ऑफ। नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, ऐसे एरियाज़ जहाँ पर इकोलॉजिकल इंटीग्रेशन ऑन वन और मोर इकोसिस्टम और प्रेजेंट, मतलब कि एक से ज़्यादा इकोसिस्टम जो प्रेजेंट हो। अब इकोसिस्टम क्या है, इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, वही तो बनाता है ना इकोसिस्टम। तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन फॉर ना, ये क्या होते हैं, ये किस लिए कंजर्व करते हैं, ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनको चीज़ें मिल सके, प्रोवाइड की जा सके। बायोस्फीयर रिजर्व सीरीज ऑफ प्रोटेक्ट एरियाज linked through a globe network intended to demonstrate the relationship between the conservation and development। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, जो कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट को इनके बीच का रिलेशंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये हमारा चैप्टर है ये फिनिश होता है। कोई डाउट है, कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक, तो अगर यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़, बाय बाय।